सर मेरी लास्ट टाइम वाली अटेंडेंस मार्क कर दें। आपने कहा था मैं आपको याद करवा दूं। आपकी अटेंडेंस मार्क क्यों करनी है? सर मैं दोबारा आई थी ना, आपने कहा था कि आप लगा देंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं तो आपकी लगा देता हूँ। थैंक यू सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। रमजान मैंने भी अटेंडेंस नहीं लगाई है। ओके सर। सर आपने मेरी पिछली लैब में एब्सेंट लगाई है, मैं प्रेजेंट थी। ऐसे जो चले गए थे उनकी एब्सेंट ही लगी है। नहीं सर, हम पूरी लैब लेके गए थे, कहीं नहीं गए। आपसे पूछ के जब बस का टाइम हुआ था, आपने नहीं जाने दिया था, तो फिर हम पूरे टाइम पे गए थे। तो अटेंडेंस के वक्त कहाँ पर थी? सर मेरी भी एब्सेंट मार्क हुई पड़ी है वो सर, मैं नमाज पढ़ने गई थी बाद में। ये सारे स्टूडेंट जो चले गए थे सभी की एब्सेंट ही लगी है। सर मैं नहीं कहीं सर, नहीं गई थी, किसी और काम के लिए भी नहीं गई थी, और पूरे टाइम पे वापस आए थे। सर मैं वापस आई थी बाद। अलीजा जमान। प्रेजेंट सर। आयशा। प्रेजेंट। ईशा। प्रेजेंट सर। ईशा बस करें। ईशा इनायत। प्रेजेंट सर। फरा। प्रेजेंट। फातिमा। यस सर। फिजा। प्रेजेंट सर। इंसा। इंसा नियाज। इनामुल्लाह। प्रेजेंट सर जी। मेहमुना अशरफ। सर आप लास्ट टाइम एब्सेंट गई हुई है, लास्ट टाइम हमने लैब ली थी, 2 क्विज भी दिए सर। ईशा मुझे पता है कौन प्रेजेंट था कौन सा जी सर। absent था। जी मुझे पता है। मेहमुना अशरफ। प्रेजेंट सर। सर मेरी मार्क कर दें पिछले मिनाइल सर, फातिमा। प्रेजेंट सर। मुदस्सिर अहमद। मुदस्सिर अहमद। मोहम्मद अरसलान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद रमजान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहीद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर। मोहम्मद उजैर। नमरा। प्रेजेंट सर। निमरा मुस्तफ़ा। प्रेजेंट सर। निमरा रियाज।
निमरा रियाज, सुबह, प्रेजेंट सर। जुमरा, जुमरा अहमद, तो वो स्टूडेंट नाम सुन ले जो अटेंडेंस के वक्त इस लैब में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। ईसा नियाज, प्रेजेंट सर। मुदस्सर अहमद, मोहम्मद उजैर, निमरा रियाज, जुमरा अहमद, आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, जिसमें हम आज एक्सपेरिमेंट नंबर 11 के बारे में स्टडी करेंगे। जी, आप लोगों में से अलीजा जमान, अलीजा जमान, ये याद रखें जो आंसर नहीं देगा इसका मतलब है वो लैब में एब्सेंट है, और जो लैब में एब्सेंट होगा उसकी एब्सेंट ही काउंट होगी। सर आज की अटेंडेंस लगा दे मेरी। उधर लास्ट में दोबारा से अटेंडेंस लगा उस वक्त लगवा लेंगे। ओके सर। जी, अलीजा जमान, अलीजा आज की लैब में आप एब्सेंट है? ईशा, ईशा लतीफ, ईशा लतीफ, ईशा ये बताएं फिनोल में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? ईशा लतीफ, मैंने पूछा है कि फिनोल में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? फरा राना, सर जी। यस सर। जी नामुल्ला, सर ये आपकी स्क्रीन पे मतलब ब्लैक सा निशान आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर क्या आ रहे हैं? सर हमें सही नहीं शो हो रही, क्लियर नहीं है। नामुल्ला, ये पता नहीं फिर सर, आपकी तरफ ये कोई इशू होगा, क्योंकि यहाँ हाँ पर मेरा इशू ना, एक मिनट सर मैं मेरे चेक करता पास हूँ। क्लियर नजर आ रही है। ओके सर मैं साफ है देखता हूँ। सर। जी फरा, जी सर। फिनोल में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? सर एक होता है OH।
जब हम फिनोल के स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो आप लोगों के पास फिनोल की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है, जिसमें आप लोगों के पास एक बेंजीन रिंग जी के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है। जी सर। इनका मतलब ये बताना है कि OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। लगता है नाम गायब हो गए। जी मोहम्मद रमजान। सर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है सर। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। सर ऑक्सीजन क्या आई थिंक डोनेट करता है उसको ना शायद। एक बात बताएं रमजान, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करें या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग डोनेटिंग है बताएं। सर, डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जी सर। जी इल्सा। जी सर। OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा ये बताएं कि आप लोग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नेचर किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? पिज्जा। पिज्जा। यस सर। ये किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? सर मुझे याद नहीं आ रहा। मोहम्मद उजैर। यस सर। किस तरह बताएंगे आपके पास OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है? सर इसको यूं भी तो देख सकते हैं ना कि जो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर आते हैं सर वो ज्यादातर विड्राइंग ग्रुप्स होते हैं, और जो मेटा होते हैं सर वो डायरेक्टिंग होते हैं। नहीं, इसमें तो कोई ये डायरेक्टिंग नहीं है, ये तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि या ऑर्थो पैरा है या मेटा पोजीशन पर अटैच है? सर ये इस पोजीशन पर है ना सर, इसको फिर यूं देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी अलीजा। अलीजा। जी सर। जी OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? सर मेरे ख्याल से ये डोनेटिंग है शायद। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। वैसे हमें पता किस तरह चलता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है? सर ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से। आप लोगों के पास दो मेथड होते हैं जिसके जरिए आप लोगों को पता चलता है कि जो भी ग्रुप है या एटम है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। एक हम इंडिकेट करते हैं, हमें आइडिया होता है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, जिसमें आप लोग ये चेक करते हो कि जो एटम डायरेक्टली अटैच है किसी सेकंड एटम के साथ और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वो वाले कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वो होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और वो वाले एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसमें हम किसी भी एटम को हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करके लिखते हैं। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो उसको हम कहते हैं कि वो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर हम इसको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये OH ग्रुप जो है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक दूसरा फैक्टर होता है जिसके जरिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में पता चलता है, उसको हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसके जरिए आप लोग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाते हो। पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाते हो। जो दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट है उसमें आप लोग लोन पेयर को या पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के जरिए ये बताते हो कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कौन सा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। ऑक्सीजन जो है इंडक्टिव इफेक्ट, इसका जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, लेकिन अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं जिनको वो रिंग को डोनेट कर सकती है, और इसी वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट के जरिए OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जी इनामुल्लाह। सर जी मैं ये पूछा था, अगर हमारे पास OH की जगह CN मतलब वो ग्रुप होगा, CN ग्रुप होता है अगर, तो उसकी तो हाइड्रोजन उसमें नहीं है, तो हम उसकी कैसे देखते हैं कि यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग के साथ नाइट्राइल ग्रुप होता है? नाइट्राइल ग्रुप अटैच हो, यस तो सर। उसका क्या करना है? सर आपने बताया ना कि अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन से कम होगी या ज्यादा होगी तो फिर उसको हम मतलब वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्राइंग कहेंगे। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन है, तो हम इसको किस तरह मतलब हम इस स्पीशी को identify- कंपेयर करते हैं कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता तो उस कंडीशन में उस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या इस सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये हम चेक करते हैं बेसिकली। तो ये जो है हाइड्रोजन अगर होता तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता रिंग से, या ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस कंडीशन में ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हम ये नहीं कहते कि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है या नहीं, उसको नहीं देखते हम, जो बॉन्ड डायरेक्टली सेकंड के साथ अटैच होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को चेक करते हैं। ठीक होगा सर जी ये इल्शा लतीफ इस चीज की समझ आ गई है कि किस सर। ये बेस पर मेसोमेरिक हम इफेक्ट एक बार रिपीट कर दीजिएगा। सॉरी ये जो ये जो आपने भी बताया ना मेसोमेरिक इफेक्ट वाला, इसको रिपीट कर दीजिएगा एक बार। इनामुल्ला ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा है, सर ये क्योंकि वो इसकी टोटल एक्सप्लेनेशन जो है वो थ्योरी में होती है, यहाँ पर तो हम सिर्फ टच देते हैं क्योंकि आप लोगों ने परफॉर्मेंस करनी होती है। नहीं सर ये एक बार फिर थोड़ा सा मैं मेरा ना असल में नेट चला गया था तो वो आवाज नहीं आपको सही आ रही। मैंने कहा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट के जरिए हम इलेक्ट्रॉन की या तो लोन पेयर या पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग को कंपेयर करते हैं कि पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर वो एटम लोन पेयर को या पाई बॉन्ड को अपनी अपनी तरफ ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहलाएगा। अगर वो लोन पेयर को या पाई बॉन्ड को अपने से अवे कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शिफ्टिंग की बात करते हैं, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में लोन पेयर या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शिफ्टिंग की हम बात करते हैं। ठीक है। ठीक होगा सर जी। इसके बाद है कि फिनोल जो है वो एसिडिक इन नेचर रखता है। अब ये एसिडिक इन नेचर इसकी क्यों है, कोई बता सकता है? सर जो हाइड्रोक्सिल का OH बॉन्ड है वो पोलर होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो आसानी से लीव हो सकता है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर होता है। और इसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल होती है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस वक्त
इसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो, आप लोगों के पास ये फिनोल है और जिस वक्त ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो उस कंडीशन में ये लोन इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद ये फिनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है और जिस वक्त आप लोगों के पास ये फिनोलेट आयन में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जिस वक्त आप लोग इसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो, इसकी भी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो, इसकी भी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो, तो उस कंडीशन में जितनी रेजोनेंस फॉर्म इसकी बनती है, फिनोल की बनती है, उतनी ही रेजोनेंस फॉर्म फिनोलेट आयन की बनती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम फिनोलेट आयन को ज़्यादा स्टेबल कहते हैं और फिनोल को कम स्टेबल कहते हैं। जी इनायत। जी सर। क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैंने कहा है क्योंकि हमें ये पता है कि हर स्पीशी एक से दूसरी फॉर्म में उस वक्त आसानी से कन्वर्ट होती है जिस वक्त वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर ये एसिडिक है या एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन को आसानी से रिलीज कर रहा है और अगर ये आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि फिनोलेट आयन जो है वो फिनोल की निस्बत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब भी हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम साथ में रीजन को भी चेक करते हैं कि क्या वजह है कि एक रिएक्टेंट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं है वो कन्वर्ट ही ना हो। नहीं बताऊँ जी ईशा, क्या रीजन है? सर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। बस। जी सर। जी आयशा बशीर। जी सर। क्या वजह है? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि ये वाली फॉर्म जो है ए, इसको हम सपोज ए का नाम देते हैं और इसको हम बी का नाम देते हैं। ए जो है वो कम स्टेबल है, बी ज्यादा स्टेबल है, इसके रीजन क्या है? सर नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गई है। जी। जी शहीर। जी सर। आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जिस ये वक्त हम फिनोल के केस में हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो कम बनते हैं और जो हमारे पास फिनोलेट आयन है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं। जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इसके हमारे पास एक एडिशनल नेगेटिव चार्ज है। सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो दोनों के सेम ही बनते हैं 5-5, लेकिन सर पहली बात तो ये थी कि जो फिनोलेट है उसमें नेगेटिव चार्ज है तो एक तो वो पार्टिसिपेट करता है, मतलब डीलोकलाइजेशन हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब फिनोल की हम करते हैं ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर फिनोलेट उसमें वो नेगेटिव ही रहता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है और जो पहले वाला ये कम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग इसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है और कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि जिस वक्त हम रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हैं बनती तो है लेकिन वो बहुत कम स्टेबल बनती है। लेकिन अगर फिनोलेट आयन में रेजोनेंस ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है।
न्यूट्रल होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वक्त हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, तो उस कंडीशन में ब्रोमीन ने फिनोल की किस पोजीशन के साथ बॉन्ड बनाना है? ऑर्थो पैरा सर। क्यों मेटा क्यों नहीं बनाना? पैरा पर सर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑर्थो और पैरा के केस में होगी अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सही, बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त हम फिनोल की रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास बेंजीन रिंग में आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच साइड आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, और इसी वजह से ये बेंजीन रिंग जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से इस ब्रोमीन पर अटैक करती है, और इसी वजह से फिनोल का जिस वक्त हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन जो है आर्थो पोजीशन पर भी अटैक होती है, यानी कि आर्थो पोजीशन पर भी अटैच होगी, पैरा पोजीशन पर भी अटैच होगी, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है वो सिंथेसाइज होता है। यानी कि इसके रिजल्ट में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। इसकी रीजन कोई बता सकता है कि आप लोगों के पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों नहीं बनता, ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड क्यों बनता है? या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये हासिल हो कि आप लोगों के पास ब्रोमीन जो है वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर या सिर्फ एक पैरा पोजीशन पर अटैच हो, या तो आप लोगों के पास सर ब्रोमिनेटिंग एजेंट अगर एक्सेस में लें इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर बेटर कैटालिसिस तो फिर पॉली सब्स्टिट्यूट आता है। आई थिंक ये भी कुछ फैक्टर हो सकता है। इसके साथ कोई और? जी नामुल्ला। हाँ जी सदी मुझे ना असल में आपकी आवाज भी सही आ रही है और आपकी स्क्रीन भी सही नजर आ रही है, लेकिन आप मुझे ना रिपीट करिए क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, दोबारा रिपीट कीजिए एक बार सदी। सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही, ब्लैक ब्लैक सब कुछ हुआ हुआ है। हेलो सर जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। तोबा शब्बीर, सुबह शब्बीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। जी तोबा, क्या वजह है, किस तरह हम आपका इसको क्वेश्चन मोनो मुझे समझ आ गया, सब्स्टिट्यूट लेकिन में मेरे दिमाग में इसका आंसर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे मोनो सब्स्टिट्यूट का जी आंसर इसका नहीं आ रहा? नहीं, मुझे इसका मेरे जहन में आंसर नहीं है कि किस तरह मोनो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इक्वल चांसेस होते हैं तो तीनों मतलब तीनों जगह पे लग सकते हैं, फिर हम कोई टेम्परेचर या कुछ इस तरह कंट्रोल करके कर सकते हैं, और मेरे जहन में नहीं है। इसको अगर इस रिएक्शन को हम लो टेम्परेचर पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म करते हैं, CS2 यानी कि ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर है, उसकी प्रेजेंस में अगर ब्रोमीन का फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है। सर रिपीट कीजिए एक बार सर जी, ये आवाज नहीं है आपकी।
इनामुल्लाह, आपको कभी आवाज आती है? सर इस बात की मेरे नेट का मसला है, यहाँ फिर मेरा ये जूम अपडेट होने वाला है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। यस सर, मैंने नेट का कहा है कि प्रॉब्लम चल अगर रहा है आप थोड़ा लोग थोड़ा। हाँ, अगर आप लोग लो टेम्परेचर पर ब्रोमीन का फिनोल का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो CS2 की मौजूदगी में, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोनो ब्रोमिनेटेड फिनोल हासिल होती है। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि जब भी आप लोग रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी की सर फिर काइनेटिक आवाज नहीं एनर्जी आ रही इंक्रीज आपकी। होती है। सर हमें आ रही है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट स्पीशी की इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा पावर के साथ वो कोलिजन शो करेंगे, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन करेंगे उतनी ही स्पीड के साथ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसी वजह से अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जिस वक्त रिएक्टेंट स्पीशी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उस कंडीशन में नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है। और उस सर कंडीशन में आपके पास सॉरी जब एक्वस ब्रोमीन होगा तब ये 3 बनेंगे। जी, एक्वस मीडियम हो, साथ में टेम्परेचर भी आप लोगों का कोई 25 डिग्री या इससे ज्यादा हो, इससे कम ना हो। जी सर। ठीक है। और अगर आप लोग CS2 की मौजूदगी में वाटर नहीं है, उस CS2 की मौजूदगी में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को करवाओगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगा। ठीक है। इसके बाद किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप लोगों के प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी हासिल हुई है। ये हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड वो है कि जिसमें आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हो, और उस थियोरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास परसेंटेज, और साथ में 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास परसेंटेज यील्ड जो है वो हासिल होती है। इसके साथ यहाँ पर एक और मेथड भी दिया हुआ है जिसमें आप लोग पहले फिनोल को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट में ब्रोमीन बचती है उसका आप लोग पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, और जितनी पोटाशियम आयोडाइड के साथ ब्रोमीन रिएक्शन करेगी तो आप लोगों के पास आयोडीन गैस लिबरेट होगी, और इस आयोडीन गैस के साथ आप लोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों के पास एक टाइट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप करता है, जिसके जरिए आप लोगों को ये इंडिकेशन होती है कि सॉल्यूशन में ब्रोमीन की अमाउंट कितनी कंज्यूम हुई है और कितनी अमाउंट बाकी बची है। और उसकी मदद से भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट कितनी हासिल हुई है, कम हासिल हुई है, ज़्यादा हासिल हुई है, या ब्रोमीन ने रिएक्शन ही नहीं किया फिनोल के साथ। इसके ज़रिए भी आप लोग प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये बैक टाइट्रेशन है? सॉरी सर ये जो टाइट्रेशन का फिनोमेना है ये बैक टाइट्रेशन वाली है जिससे प्रोडक्ट पता चल जाता है कितना बना? बेसिकली आप लोग आयोडोमीट्री टाइट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हो और उसके ज़रिए आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हो। बेसिकली आप लोगों ने जो रिएक्टेंट स्पीशी ऐड की है आप लोग आयोडोमीट्री के जरिए ये फाइंड आउट कर रहे हो कि रिएक्टेंट स्पीशी की कितनी अमाउंट कंज्यूम हुई है, कितनी अमाउंट बाकी बची है, और उसके जरिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी। पहला मेथड तो ये है कि जिसमें आप लोगों ने डायरेक्ट फिनोल को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना है और आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा।
और उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद हीट करना है, हीट करने के बाद यानी कि ड्राई फॉर्म में हासिल करना है, और आप लोगों के पास एक्चुअली यील्ड ब्रोमिनेटेड फिनोल की हासिल हो जाएगी। और थियोरेटिकल यील्ड आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो, कि जिसमें आप लोगों ने इसके पहले नंबर ऑफ मोल, इसके नंबर ऑफ मोल से इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे उन नंबर ऑफ मोल्स के इसके मॉलिक्यूलर में से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास थियोरेटिकल यील्ड जो है वो हासिल होगी। एक्चुअल यील्ड से थियोरेटिकल यील्ड को माइनस डिवाइड कर देना है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास परसेंटेज यील्ड जो है प्रोडक्ट की वो हासिल हो जाएगी। और दूसरा मेथड आप लोगों के पास है टाइट्रेशन का, तो जिसके ज़रिए आप लोगों ने टाइट्रेशन को यूज़ करके इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। और जिस वक्त आप लोगों के पास कंसंट्रेशन हासिल हो जाती है तो कंसंट्रेशन की मदद से आप लोग अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी परफॉर्मेंस किस तरह है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, किस तरह आप लोगों ने इन दोनों की परफॉर्मेंस करनी है। इसमें जो है अगर आप लोग टाइट्रेशन के ज़रिए करते हो तो उसमें आप लोगों ने पहले इन दोनों का मिक्सचर बनाना है एसिडिक मीडियम में। फिनोल का सॉल्यूशन जो है उसको आप लोगों ने पहले एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में डिज़ोल्व करना है। अब इसको हम बेसिक मीडियम में डिज़ोल्व क्यों करते हैं, क्योंकि फिनोल की सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में कम होती है। जिस वक्त हम इसको बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं तो फिनोल जो है वो फिनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनोलेट आयन की वाटर के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिनोल जो है वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस की रिमूव करने के लिए हम स्लाइटली अमाउंट एसिड की ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास फिनोल का वो सॉल्यूशन हासिल होगा जिसमें फिनोल जो है वो वाटर में कम्प्लीटली तौर पर सोल्यूबल होता है। उसके बाद आप लोग उसमें ब्रोमीन जो है वो ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग उस सॉल्यूशन में पोटाशियम आयोडाइड ऐड करोगे। पहले आप लोग ब्रोमीन ऐड करोगे, उसके बाद आप लोग उसको हीट करोगे, शेक करोगे अच्छी तरह से। शेक करने के बाद ब्रोमीन का फिनोल के साथ रिएक्शन होगा। अब जितनी अमाउंट रिएक्शन करेगी उसने तो रिएक्शन कर लिया है, लेकिन बाकी अमाउंट ब्रोमीन की बच जाएगी। अब जो अमाउंट ब्रोमीन की बची है उसके साथ हम पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन जो है वो करवाते हैं। तो रिमेनिंग ब्रोमीन का पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए पहले वाले सॉल्यूशन में जिसको हमने अच्छी तरह से शेक किया है उसमें हम पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। जिस वक्त हम पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो ब्रोमीन का पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा और आप लोगों के पास आयोडीन गैस जो है वो हासिल होगी। उसके बाद आप लोग इस आयोडीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आयोडीन प्रोड्यूस हुई है या नहीं, अगर इसमें ब्रोमीन मौजूद होगी तभी पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन होगा। अगर इसमें ब्रोमीन नहीं है तो उस कंडीशन में पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन नहीं होगा और आयोडीन जो है वो हासिल नहीं होगी। आप लोग इसका टाइट्रेट करवाते हो सोडियम थायोसल्फेट के साथ उस वक्त तक जिस वक्त तक आप लोगों के पास येलो कलर अपीयर नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास येलो कलर अपीयर होगा उसके बाद आप लोग इस सॉल्यूशन में स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास कलर जो है वो ब्लू में शिफ्ट हो जाता है, और फिर दोबारा से आप लोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ पहले वाले सॉल्यूशन को जो ब्लू में शिफ्ट हुआ है जिसमें आप लोगों ने इंडिकेटर ऐड किया है उसके साथ फिर दोबारा से टाइट्रेशन शुरू कर देनी है, और उस वक्त तक टाइट्रेशन करनी है जिस वक्त तक उसका ब्लू कलर जो है वो कलरलेस में शिफ्ट नहीं होता। और उसके बाद आप लोगों ने जिस वक्त कलरलेस में शिफ्ट हो जाएगा तो वो आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो हासिल होगा, और उस वॉल्यूम की मदद से आप लोगों ने इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों के पास परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फिनोल जो है वो हासिल हो जाएगी। और दूसरा मेथड डायरेक्ट का है जिसमें आप लोगों ने डायरेक्ट फिनोल को रिएक्शन करवाना है ब्रोमीन के साथ, और जब आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट की यील्ड हासिल होगी तो वो आप लोगों ने
उसको मोलर मैथ सॉरी थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके उसके ज़रिए भी आप लोग परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है वो दिखाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने डायरेक्ट सिंथेसिस करनी है और किस तरह आप लोगों ने टाइट्रेशन के ज़रिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ये आप लोगों के पास वो मेथड है जिसके ज़रिए आप लोग टाइट्रेशन के ज़रिए प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। जिसमें आप लोग सोल्यूशन को पहले अच्छी तरह से शेक करते हो। शेक करने के बाद आप लोग उसमें जो है पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हो। इसके साथ दूसरा मेथड है जिसमें आप लोग डायरेक्ट ही ब्रोमिनेशन करते हो।
जी, इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर जी ये जो उन्होंने फ्लास्क यूज की थी तो उसका वो तो कभी नजर नहीं आया लैब में, तो वो मतलब इसके लिए स्पेशल फ्लास्क वही यूज होने आप या लोग हम होती यूज कर नहीं, सकते हैं? आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के जरिए करोगे और आयोडीन फ्लास्क जो है वो आप लोग यूज करोगे। अच्छा अच्छा। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो उसके बाद हम अटेंडेंस लेते हैं। अलीजा, प्रेजेंट सर। आयशा, प्रेजेंट सर। ईशा, ईशा, ईशा जी क्लास में एब्सेंट है। ईशा इनायत, ईशा इनायत, ईशा इनायत भी आज की क्लास में एब्सेंट है। फरा, यस सर। फातिमा, यस सर। फिजा, प्रेजेंट सर। इल्सा, प्रेजेंट सर। इनामुल्ला, प्रेजेंट सर। मैमुना, प्रेजेंट मैमुना सर। अशरफ, प्रेजेंट सर। मिनाहिल, मिनाहिल फातिमा, मिनाहिल आप ही आज की क्लास में एब्सेंट हैं। सर उसका डिस्कनेक्ट हो गया है, क्लास में थी अभी तो। यही तो चेक करना है क्योंकि स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि अटेंडेंस सिर्फ लगवाते हैं, इसके बाद लेक्चर को अटेंड ही नहीं करते और सर नहीं बाद में वो फिर तो अभी भी थी थोड़ी देर पहले तक, शायद अब आ फिर गई बाद है। में वो कहते हैं कि बस देखें बच्चे, इस चीज़ से मुझे नुकसान नहीं होता, नुकसान आप लोगों का होता है। ये जो हम करवा रहे हैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने फिर जब जिस वक्त परफॉर्मेंस करनी है तो उस कंडीशन में और ज़्यादा आप लोग सीख सको। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर मेरे माइक का इशू हुआ था, मैंने पहले भी हैंड रेज किया था और अब भी किया और अब मेरा माइक ठीक हो गया सर, वॉइस का इशू हो रहा था। ईशा इनायत है, ईशा इनायत, मिनाहिल ठीक है, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान शाह, मोहम्मद रमजान, प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद शहीद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट सर। नमरा, प्रेजेंट सर। निमरा मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। निमरा रियाज, निमरा रियाज, सुबह, प्रेजेंट सर। जुमरा। प्रेजेंट सर। जी, आज की लैब में जो एब्सेंट है वो नाम सुन लें। ईशा इनायत आज की लैब में एब्सेंट है, इसके साथ मुदस्सिर अहमद एब्सेंट है, मोहम्मद अरसलान शाह एब्सेंट है और निमरा रियाज एब्सेंट है। जी मिनाहिल, सर वही बताना था, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक है, अटेंडेंस लगा दिए मैंने। सर ओके सर। प्रीवियस लेक्चर की तो लगा दी प्रेजेंट। सर मैमुना अरसलान को शाह, चेंज नहीं सर होती। अरसलान शाह प्रेजेंट। आवाज नहीं आ रही आपकी सही से। मैं थी सर अच्छा, पहले, बाद में मेरी चली आवाज गई। मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है अरसलान, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मैमुना जो अटेंडेंस एड लेक्चर हो जाता है नेक्स्ट वाला, तो पिछला चेंज नहीं हो सकता है।
सर लेकिन प्रेजेंट तो थी, बाद में चली गई थी वो नमाज के लिए। मैमोना ये आपके साथ ही नहीं है, बाकी स्टूडेंट के साथ भी यही है। ये देखें बाकी स्टूडेंट जो चले गए थे सभी के साथ एब्सेंट ही लगी है। सर हम तो गए भी नहीं थे और आपको अटेंडेंस चेंज होने से पहले पहले भी आपने बताया था, तो आपने फिर भी नहीं किया। आयशा एक अटेंडेंस से कोई आप शॉर्ट अटेंडेंस से नहीं हो गए, सर वो एक नहीं दो हो एब्सेंट गई हैं, 2 हो गई हैं मेरी। एक अटेंडेंस की मैं अपनी तरफ से छूट दे दूंगा, ठीक है? ठीक ठीक सर, थैंक यू। बस वेलकम। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी हमें? मैं अभी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ओके सर, जी अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।